ओम नमस्ते जी। प्राचीन शिक्षा और संस्कृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपके साथ अविभाव समास के भाग 5 में कुछ नियमों के बारे में और नियमों के कुछ उदाहरणों के बारे में और उदाहरणों की सिद्धियों के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने अविभाव समास के 4 भाग पहले बतलाए हैं, समझाए हैं। उससे भी पूर्व हमने भवादिगण की प्रथम धातु भू धातु के रूपों की सिद्धियां आदि बहुत सारी वीडियोज आपके सामने प्रस्तुत की हैं। आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। आज हम आपके साथ अविभाव समास के अंतिम भाग 5 में कुछ नियमों के बारे में और कुछ उदाहरणों की सिद्धियों के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम नियम अर्थात सूत्र आता है अनश्च। अनश्च सूत्र क्या कहता है, आइए जानते हैं। अनश्च सूत्र कहता है अन अंत वाले अविभाव से समासांत टच प्रत्यय हो। भाग 4 में अंत में आते आते टच प्रत्यय प्रारंभ हो चुका था, तो उसी की यहाँ पर अनुवृत्ति आ रही है। अनश्च सूत्र से अन अंत वाले अविभाव से समासांत टच प्रत्यय हो। ठीक है। और फिर उससे बाद अगला सूत्र है नस्तद्धिते। नांत भय संजक टी का लोप हो तद्धित प्रत्यय प्रयोग। नस्तद्धिते का प्रयोग हमने कहाँ किया था? यदि आपने भवादिगण की सिद्धियां देखी हो तो उसमें इसका प्रयोग हुआ था, बहुत बार प्रयोग हुआ था। ठीक है। नहीं देखी है तो आप वहां से देख सकते हैं। इसका प्रथम उदाहरण है उपराजम। अब जब हमारे पास उपराजम है तो उपराजम शब्द का लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह ये तो आपको पता ही है, समासों में होता है। नहीं पता तो आप जान ले। लौकिक विग्रह में राज्य है समीपम और अलौकिक विग्रह में राजन गश उप। ठीक है। और इसके पश्चात समास करेंगे उपराजम का। ठीक है। राजन गश उप इस प्रकार हमारे पास रूप बन जाता है। तो इसका समास करेंगे तो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्था भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व्यम योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्या अंतेषु अंत वचनेषु। सूत्र से अविभाव समास हुआ। ठीक है। अब समास होने के पश्चात प्रातिपदिक संज्ञा कृतद्धित समासाश्च से। प्रातिपदिक संज्ञा होने के पश्चात सुपो का लोक सूत्र आता है। सुपो धातु प्रातिपदिकयो अर्थात सुपो का लोक हो जाना हो जाता है। फिर उसके पश्चात प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम अर्थात उपसर्जन की उपसर्जन संज्ञा हो जाना। उसके पश्चात उपसर्जनम पूर्वम का उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग। उपसर्जन संज्ञा किसकी हुई? उप की। अब उप पूर्व में प्रयोग हो जाएगा तो हमारे पास रूप बनेगा उपराजन। अब ऊपर हमने अनश्च सूत्र पढ़ा था कि अन अंत वाले अर्थात इसमें राजन में अनंत है तो अंत वाले के साथ टच प्रत्यय आएगा। जब टच प्रत्यय आएगा तो अनश्च सूत्र लगेगा, टच का अशेष रहेगा। राजन राजन उपराजन अशेष रहेगा हमारे पास। ठीक है। टच का अशेष रहेगा। चोटू अलंत्यम तस्लोपशन का लोप हो जाएगा। उसके पश्चात यचिभम से भय संज्ञा और नस्त तद्धिते सूत्र से राजन की जो टी भाग अर्थात अन है उसका लोप हो जाएगा। राजन का जो टी भाग है उसका लोप हो जाएगा अर्थात जो अन है। अब हमारे पास क्या शेष रहेगा? उप राज और अ। ठीक है। स्वाद्योत्पत्ति विभक्ति कार्य उपराज और यहां तक हम सिद्धि को पूरा कर सकते हैं।
अब स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य में क्या होगा वो दिखाने के लिए हम पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। सु औ समोट षष्टाभ्याम विस्गेभ्याम व्यस्गशिभ्याम व्यस्गशो शाम शुभ से सुप्रत्यय लेके आएंगे। अब सुप्रत्यय लेके आने के पश्चात सु की अव्यभाव संज्ञा अविभावस्य सूत्र से अव्यय संज्ञा करेंगे। अव्यय संज्ञा करने के पश्चात अव्यदाप शुपर से जो सुलोप की प्राप्ति थी उसको बांध कर किस सूत्र से नाव्य भाव दतो अम पंचम्य सूत्र से बांध कर अम आदेश करेंगे। उपराजम अम, फिर अमे पूर्व से पूर्व रूप कर देंगे, उपराजम रूप बन जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार आध्यात्मम लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह आप यहां से देख लें, कोई भी नया सूत्र नहीं लगा, वही टच आदि प्रत्यय, इसमें केवल एक नया सूत्र लगा है, अधि था, अधि के स्थान पर अध्याय बनाने के लिए ई को यणची सूत्र लगा है, ई के स्थान पर यण आदेश, बाकी सभी कार्य वही पूर्व रूप है। अगला सूत्र है नपुंसकाद अन्य तरश्याम। सूत्र कहता है अन्नयंत जो नपुंसकलिंग शब्द तदंत अव्यय भाव से टच प्रत्यय हो विकल्प से, एक बार होगा एक बार नहीं होगा। तो हमारे पास रूप है उपचरमम, उपचरमम, ठीक है। लौकिक विग्रह चर्मण समीपम, अलौकिक विग्रह चर्मन गश उप, अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से अव्यय भाव समास, फिर प्रातिपदिक संज्ञा, शुपों का लुक, उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग, ठीक है। यहां आने के पश्चात फिर सूत्र आता है नपुंसकाद अन्यतरश्याम, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ठीक है। सूत्र से समासांत टच प्रत्यय होगा, टच प्रत्यय होने के पश्चात टच का शेष अ रहेगा, उपचर्मन अशेष रह जाएगा हमारे पास। अब जब उपचर्मन अशेष रहेगा तो यची भम से भय संज्ञा, नस्तदि से तदिते से टी भाग का लोप, यहां पर टी भाग का लोप हो जाएगा तो उपचर्म शेष रह जाएगा, ए चर्मम के मिला देंगे, चर्म शेष रहेगा। स्वाद्युत्पत्ति विभक्ति कार्य, यहां तक हमारा रूप उपचर्मम बन जाता है। जो स्वाद्युत्पत्ति विभक्ति कार्य के कार्य दिखाने हैं तो पुनः प्रातिपदिक संज्ञा कीजिए। संज्ञा करने के पश्चात सु आदि प्रत्यय लेके आइए, सु की अव्यय संज्ञा कीजिए, सुलोप की प्राप्ति को बांध कर अम आगम कीजिए, अम का आदेश कीजिए, अम को आगम कीजिए। अम को आगम होने के पश्चात अमी पूर्व से पूर्व रूप कीजिए, उपचर्मम हमारा रूप बन जाएगा। अगला सूत्र है नदी पौर्णमासस्य ग्रहायणीभ्य। सूत्र है नदी पौर्णमास्य ग्रहायणीभ्य, ठीक है। सूत्र का अर्थ कहता है नदी पौर्णमासी अग्रहयणी ये जब अव्यय भाव के अंत में हो तो विकल्प से टच प्रत्यय हो, अर्थात एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। तो आइए उपनदम हमारे पास रूप है, उपनदम को करते हैं। इसका लौकिक विग्रह देख लें, नद्या समीपम, और अलौकिक विग्रह नदी गश उप, ठीक है। और अव्यय भाव समास कर दें, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्था भाव त्या सम प्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात या अनुपूर्व्य योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु सूत्र से करने के पश्चात प्रातिपदिक संज्ञा, शुपों का लोक, उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग। अब टच प्रत्यय लेके आएंगे पूर्व सूत्र से ही, नदी पौर्णमास्य ग्रहायणीभ्य सूत्र से समासांत टच प्रत्यय, टच का अशेष रहेगा और उप नदी हमारे पास शेष रह जाएगा। यदि यचिप हमसे भय संज्ञा और टी भाग का लोप कर देंगे, उपनद अशेष रह जाएगा हमारे पास। स्वाद्युत्पत्ति विभक्ति कार्य में उपनद, यदि
उसके पश्चात पुनः प्रातिपदिक संज्ञा सुअवजा समोट षष्ठाभ्याम से सुआदि प्रत्यय लेके आएंगे। सु की अव्यभावस्थ्य से अव्यय संज्ञा अव्यदाप शुभ से सुलोप की प्राप्ति को बांध कर नव्ययी भावदतो अम पंचम्या सूत्र से अम आदेश हो जाएगा, अम का आगम हो जाएगा। अमाज आने के पश्चात उपनदम रूप हमारा बन जाएगा। साथ में अमी पूर्व भी लगेगा पूर्व रूप आदेश करने के पश्चात, क्योंकि द में भी अ है और बाद में भी अ है, तो अमी पूर्व सूत्र लगेगा पूर्व रूप करने के लिए। तो इस प्रकार उपनदम की सिद्धि बन जाएगी। और इसी प्रकार उपनदी है, उपनदी में टच प्रत्यय नहीं हुआ है, ठीक है, टच प्रत्यय नहीं हुआ तो उपसर्जन संज्ञा तक, उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग तक, यहाँ तक बिल्कुल वही पूर्व रूप प्रक्रिया रहेगी। उसके पश्चात अव्यभावस्थ्य से नपुंसकलिंग संज्ञा करेंगे। नपुंसकलिंग संज्ञा के पश्चात यहाँ पर नदी के हर्षवो नपुंसकी प्रातिपदिकस्य सूत्र से नदी की जो दीर्घ इकार है उसको हर्षव इकार करेंगे। उपनदी हमारे पास है, शेष रहेगा। अब जब उपनदी शेष रहेगा तो स्वादोत्पत्ति विभक्ति कार्य है और पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करके सुआदि प्रत्यय लेकर और सु की अव्यय संज्ञा और सु का लोप करके उपनदी हमारे पास रूप बन जाएगा। बहुत ही आसान है ना। अब इसी प्रकार उपपूर्णमास है, इसमें टच प्रत्यय होगा, बिल्कुल टच प्रत्यय होने के पश्चात वही प्रक्रिया रहेंगी। इसको आप देख लें, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, मैं आपको एक एक समझाऊंगा। तो यदि आप समझ नहीं पाए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको समझाएंगे, ठीक है। ये देखिए टच प्रत्यय, टच के पश्चात यजिब हम जैसे वैसंजक का लोप, इस प्रकार सुलोप बंद कर सु के स्थान पर अम आदेश अम्य पूर्व से, ये सब प्रक्रियाएं चलेंगी इसमें। इसी प्रकार उपपूर्णमासी जिसमें टच प्रत्यय नहीं होगा, टच प्रत्यय नहीं होगा तो उपनदी के समान सिद्धि बनेगी। देखें बिल्कुल आसान सिद्धि है, आप इसको देखकर करें, ठीक है। उपाग्रहायणम सूत्र के इसमें टच प्रत्यय होगा, इसको भी आप देखें, बहुत ही आसान सिद्धि है, ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सरलता से आपके सामने प्रस्तुत किया है। टच प्रत्यय होगा तो टच प्रत्यय के अनुसार जो कार्य हुए हैं वो होंगे, ठीक है। अंत में अमागम अम का अमी पूर्व से पूर्व रूप उपग्रहायणम सिद्धि बन जाएगी। उपग्रहायणी में टच प्रत्यय नहीं होगा। अब जब टच प्रत्यय नहीं होगा तो बगैर टच प्रत्यय के जो कार्य हैं वो करने हैं, ठीक है। हर्षव आदेश वगैरह जो भी हमको करने हैं वो सब यहाँ पर करने हैं, ठीक है। इसके पश्चात अगला नियम आता है झय, ठीक है। झय सूत्र कहता है झयंत अविभाव से टच प्रत्यय विकल्प से हो, अर्थात उदाहरण है इसका उपसमिधम, एक बार टच प्रत्यय होगा एक बार नहीं होगा, जो इस प्रकार ऊपर सिद्धियों में होता था। मैं आपको उपसमिधम की सिद्धि करके दिखलाता हूँ। बस इतना ही अंतर रहेगा, जहां पर पूर्व सूत्र से टच प्रत्यय करते थे यहाँ पर हम झय सूत्र से टच प्रत्यय करेंगे। उपसमिधम सूत्र कहता है उपसमिधम सूत्र का लौकिक विग्रह है समिध समीपम, ठीक है, और अलौकिक विग्रह है समिध गश उप, समिध गश उप। समिध गश उप की अव्यभाव संज्ञा करेंगे, अव्यभाव समास संज्ञा करेंगे, ठीक है। और अब सूत्र है अव्यय में भक्ति समीप समृद्धि। सूत्र को आप पूरा देख लें और याद कर लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है अव्यभाव संज्ञा में, अव्यभाव समास में। इसके पश्चात प्रातिपदिक संज्ञा सुपों का लुक हमारे पास शेष रहेगा समिध उप। अब उप की उपसर्जन संज्ञा करेंगे, उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग करेंगे उप समिध, ठीक है। अब झय से टच प्रत्यय ले आएंगे, टच का ए शेष रहेगा
उपसमिध स्वादोत्पत्ति उपसमिध रूप हमारा बन गया। अब हमें उपसमिधम बनाना है, तो उपसमिधम के लिए पुनः शु प्रत्यय लेके आएंगे। शु को अविभावस्य से अव्यसंज्ञा और शुलोप की प्राप्ति को बांधकर नव्ययी भाव दतो अम पंचम्या सूत्र से अम का गम और अम आने के पश्चात अमी पूर्व से पूर्व रूप उपसमिधम रूप हमारा बन जाता है। इसी प्रकार उपसमित में टच प्रत्यय नहीं होगा। अब जब टच प्रत्यय नहीं होगा तो बगैर टच प्रत्यय के जो कार्य हैं उन कार्य को करना होता है। ठीक है, इसमें नए सूत्र लगे हैं। हलंग्याभ्यो दीर्घात सुप्ति से प्रथम हल सूत्र से शु का लोप और झलाम जसो अंत्य से झस के स्थान पर जस आदेश अर्थात ध के स्थान पर द आदेश हो जाएगा, उपसमिध है। ठीक है, और वावसाने से विकल्प से द को तय हो जाएगा, उपसमिध, और उपसमिध हमारा रूप बन जाएगा। ठीक है, आज का हमारा अंतिम नियम है गिरेश्च सेनकस्य। गिरेश्च सेनकस्य सूत्र कहता है गिरी अंत वाले अव्यय भाव से परे समासांत टच विकल्प से होता है। ठीक है, अब उपगिरम हमारे पास रूप है। उपगिरम जो पूर्व सिद्धियां देखी आपने टच प्रत्यय की, उसी के समान यहाँ पर कार्य होंगे। लौकिक विग्रह गिरह समीपम, अलौकिक विग्रह गिरिंगश उप। गिरिंगश उप की अविभाव समास संज्ञा करेंगे। अविभाव समास करने के पश्चात प्रातिपदिक संज्ञा सूत्र से होगी अवयव विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव। ये सूत्र आप देख लें। ठीक है, फिर शुपों का लुक गिरि उपशेष रहेगा। अब उप की उपसर्जन संज्ञा उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग करेंगे उपगिरी। अब गिरेश सेनकस्य सूत्र से टच प्रत्यय लेके आएंगे। टच प्रत्यय आने के पश्चात टच का अशेष रहेगा। अब जब अशेष रहेगा तो यचिभ हमसे भयसंज्ञा और यस्येति जैसे भयसंज्ञक का लोप हो जाएगा। तो हमारे पास उपगिर ठीक है, और ए को रे में मिला देंगे तो उपगिर रूप बन जाएगा। अब उपगिर रूप बन जाएगा तो स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करके सुआदि प्रत्यय ले आएंगे। सुआदि प्रत्यय की हम अव्यय संज्ञा करेंगे। अव्यय संज्ञा के पश्चात सुलोप की प्राप्ति को बांधकर नाव्ययी भाव दतो अम पंचम्य सूत्र से सुलोप को बांधकर अम का आगम करेंगे। ठीक है, और जब अम का आगम होगा तो अमी पूर्व से पूर्व रूप होने के पश्चात उपगिरम रूप हमारा बन जाएगा। इसी प्रकार उपगिरी है। उपगिरी में हमने टच प्रत्यय नहीं किया है। टच प्रत्यय के न होने के रूप में उपगिरम बनेगा, उपगिरी बनेगा। तो वही गिरे समीपम गिरिंगश उप, ये सभी ऊपर के कार्य वही रहेंगे। जहां पर टच प्रत्यय का विधान होता था वो टच प्रत्यय नहीं होगा। ठीक है, और हमारा रूप बन जाएगा, सुआदि का लोप हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं हमारा यह प्रयास आप सभी के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। अव्यय भाव समास हमने 5 भागों में आपके सामने प्रस्तुत किया। इस वीडियो को और अव्यय भाव समास की सभी वीडियोस को आप अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हमने जो सिद्धियों में आपको बतलाया है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उनके बारे में पूछा जाता है। अब सूत्र आता है कि अविभावस्य। अविभावस्य क्या करता है? अविभावस्य 2 प्रकार के सूत्र हैं। अविभावस्य 2 सूत्र हैं, एक नपुंसकलिंग संज्ञा करता है और एक अव्यय संज्ञा करता है। ठीक है, अब नपुंसकलिंग संज्ञा कहाँ करता है? आपको कौन सा ये पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, तो उसके अनुसार आप यहाँ से बता सकते हैं। इंटरव्यू आदि में, प्रतियोगी परीक्षाओं में हम बता सकते हैं। ठीक है, आज हमारा अव्यय भाव समास पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में हम तत्पुरुष समास को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, और यदि आपको
कोई विषय समझ नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको वह समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।